नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। आपका स्वागत है। मणिपुर एक बार फिर चर्चा में है और इस बार चर्चा में जिस रूप में है वह पहले से कोई डिफरेंट नहीं है। पहले मणिपुर इसलिए चर्चा में रही कि डबल इंजन की सरकार वहां कोलैप्स कर गई, जातीय हिंसा को लगातार होने दिया गया। और अब जो चर्चा बन रही है वो इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में एक अनहोनी को रोक दिया है। आप कहेंगे वो अनहोनी क्या थी? वो अनहोनी इस रूप में है, थोड़ा समझाना पड़ेगा कि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, ईजीआई इसको शॉर्ट में बोलते हैं, संपादकों का एक समूह होता है। इस समूह ने मणिपुर हिंसा की जांच के लिए वहां फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजी और फैक्ट फाइंडिंग टीम ने कुछ फैक्ट्स सामने रखे, देश के सामने, समाज के सामने, कि मणिपुर में क्या हुआ। और मणिपुर में जो फैक्ट फाइंडिंग टीम ने बात रखी थी उस पर हम आएंगे। उस पर आना जरूरी है, नहीं तो इस खबर का मतलब आपको समझ में शायद ना आए। देखिए, एडिटर्स गिल्ड ने जो 3 सदस्यों की टीम, फैक्ट फाइंडिंग टीम मणिपुर भेजी थी, उनमें 3 संपादक थे, सीमा गुहा, भारत भूषण और संजय कपूर। इन्होंने जो वहां रिपोर्ट को महसूस किया सबसे बातचीत करके, वो ये बात थी कि वहां मीडिया कवरेज जो था वो एक तरफा हो गया, पत्रकारों ने एक तरफा रिपोर्टिंग की और जो सरकार ने बताया वही रिपोर्टिंग हुई। इंटरनेट पर जो प्रतिबंध लगा था, इस कारण आपस में उनकी बातचीत की क्षमता प्रभावित हुई, सही बात सामने आने में दिक्कत आई। पत्रकार पूरी तरह से सरकार की ओर से बताई जाने वाली सूचनाओं पर निर्भर थे और राज्य सरकार की जो भूमिका थी वो जातीय संघर्ष में पक्षपातपूर्ण थी। ये मणिपुर के बारे में फैक्ट फाइंडिंग टीम कह रही है कि पक्षपातपूर्ण राज्य सरकार का व्यवहार था। मणिपुर में मीडिया मैतेई मीडिया बन गई थी। जोर देकर कह रहा हूं कि फैक्ट फाइंडिंग टीम ने, एडिटर्स गिल्ड की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने ये पाया कि मैतेई मीडिया बन गई थी मणिपुर की मीडिया। अब इस रिपोर्ट के बाद आप समझ सकते हैं, जो बातें हम लगातार कहते रहे थे उसकी पुष्टि हुई कि मणिपुर में संघर्ष को होने दिया गया। सांप्रदायिक जातीय संघर्ष का स्वरूप जो लिया था उसको होने दिया गया और सरकार एक आंख मूंदे बैठी रही। अमित शाह जी कहते रहे कि एन वीरेंद्र सिंह उनको कोऑपरेट कर रहे हैं, इसलिए राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत महसूस नहीं की गई। संसद में कहा था ना, याद होगा आपको। तो कोऑपरेट इसी ढंग से हो रहा था। ये बातें सामने आई एडिटर्स गिल्ड ने। लेकिन उस पर लौटते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसे अनहोनी रोकी। भाई, एडिटर्स गिल्ड ने जैसे ही रिपोर्ट दी, मणिपुर के में एफआईआर दर्ज हो गई उन्हीं लोगों पर जो फैक्ट फाइंडिंग कर रहे थे। यानी मणिपुर की सच्चाई बताने के लिए जो संपादक गए, जो पत्रकार गए, उनके खिलाफ ही एफआईआर दर्ज करा दी गई। सिर्फ एफआईआर दर्ज नहीं हुई, मुख्यमंत्री आते हैं, सार्वजनिक रूप से बयान देते हैं कि ये जो संपादक हैं, ये जो एडिटर्स गिल्ड के लोग हैं, इन लोगों ने भड़काऊ बयान दिया है। यानी मुख्यमंत्री ने इशारा कर दिया पुलिस को कि आगे क्या करना है। अब तलवार लटक रही थी गिरफ्तारी की। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया। पहले तो सुप्रीम कोर्ट सुनने में थोड़ा आनाकानी कर रहा था, लेकिन जब बताया गया कि इस विषय इतना गंभीर है और स्वयं मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं संपादकों के खिलाफ, अगर आप इंटरवीन नहीं करते हैं तो गिरफ्तारी हो जाएगी उन लोगों की जो फैक्ट फाइंडिंग करने पहुंचे हैं, जो तथ्यों का पता लगाने पहुंचे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको सुना और सुप्रीम कोर्ट, आप जानते हैं, जो चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने
जो इस रिट याचिका को सुना जो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने ईजीआई ने लगाई थी, और उसके बाद मणिपुर सरकार को नोटिस जारी करते हुए एक आदेश पारित कर दिया। अब सुनवाई अगले सोमवार को होगी जिसका, और तब तक के लिए गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। राहत की बात यह है कि एडिटर्स गिल्ड के तीनों संपादक अब गिरफ्तार नहीं होंगे। अगर गिरफ्तारी होती तो समझिए कि लोकतंत्र के इतिहास में एक और काला अध्याय लिखा जाता कि जो पत्रकार फैक्ट फाइंडिंग के लिए मणिपुर जा रहे थे, उनको फैक्ट फाइंडिंग के लिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती और उनको जेल जाना पड़ता। इस अनहोनी को सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है। अब आप समझिए इस पूरे परिदृश्य को, मणिपुर के परिदृश्य को, कि मणिपुर में क्या हुआ होगा। मणिपुर में 3 मई को वो घटना घटी थी जब हिंसा भड़की। 3 मई के बाद अमित शाह जी ने दावा किया था कि अगले दिन से हमने वहां सब कुछ अपने हाथ में ले लिया था। अमित शाह जी 20 तारीख के बाद मणिपुर पहुंचे थे, 20 दिन के बाद करीब, और उस दौरान वहां उन्होंने कमेटी बनाई। कमेटी के लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने उस कमेटी में शामिल होने से मना कर दिया और लौट कर आए। चुप्पी थी, पूर्ण चुप्पी, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। मणिपुर से वहां के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक दिल्ली में आकर डटे रहे, कांग्रेस के विधायक भी डटे रहे, सारे कुकी और मैतेई सारे विधायक आए, लेकिन न तो गृह मंत्री अमित शाह जी के पास कोई वक्त था उनके लिए, और प्रधानमंत्री जी के पास तो सवाल ही नहीं उठता। वो विदेश दौरा कर रहे थे, वो अपनी चुनावी टीम तैयार कर रहे थे, मध्य प्रदेश में भाषण दे रहे थे, कर्नाटक में चुनाव प्रचार कर रहे थे। उनको मणिपुर के लोगों से मिलने का वक्त नहीं मिला। और उसी दौरान की वो घटना है जो वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कुकी महिला को नग्न परेड कराया गया, और जो कुछ हुआ वो आपको पता है, उसको हमें दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो जब प्रधानमंत्री जी पर जब इस वायरल वीडियो के बाद दबाव बना, तो प्रधानमंत्री जी ने बयान किया दिया कि ऐसी घटनाएं, कानून व्यवस्था को रोक के रखना राज्य सरकारों का कर्तव्य है और इसको सख्त होना चाहिए। हम गुस्से से भरे हुए हैं, हमारा मन गुस्से में है। यानी उन्होंने एक कानून व्यवस्था का प्रश्न बताकर मणिपुर के मामले को ठंडा कर दिया। लेकिन जल्द ही ये बात सामने आ गई, क्योंकि विपक्ष ने एक जोरदार रुख अपनाया। मणिपुर के मुद्दे पर बात हो, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने ये बात तब कही थी जब मानसून सत्र शुरू हो रहा था। सत्र शुरू होने के ठीक पहले संसद की चौखट पर आप बोल रहे हैं, लेकिन संसद में बोलना नहीं चाह रहे हैं। तो इस पर विपक्ष ने जब अविश्वास प्रस्ताव लाया, तो प्रधानमंत्री जी ने वो भी तब बोला जब विपक्ष ने बाइकाट कर दिया, और जो बोला वो आप जानते हैं कि 3 मिनट में नाकाफी है। न तो उन्होंने मणिपुर की घटना में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना प्रकट की, न तो उन्होंने जातीय हिंसा रोकने की कोई अपील की, न तो शांति की अपील की। कोई अपील जो है उन्होंने नहीं की। तो ये संसद में, हालांकि हाँ, एक अपील जरूर की गई थी संसद में बहुत दिनों के बाद कि शांति बनाए रखना चाहिए। ये अपील 99 दिन के बाद प्रधानमंत्री जी के मुंह से सुनने को मिली थी। लेकिन कोई भी जो एक बैठक होनी चाहिए, शांति का प्रयास होना चाहिए, वो प्रयास नहीं दिखा था। ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सियासत बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा देने की रही है। आप जानते हैं कि एक तरफ वो कहते हैं कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, वो मुसलमानों को मंत्री बनाना नहीं चाहते। ये एक उनका रवैया होता है ताकि गैर मुसलमानों का, बहुसंख्यकों को का ध्रुवीकरण किया जा सके। और मणिपुर के सियासत में चूंकि मैतेई प्रमुख हैं, मैतेई के वोट से सरकार बन सकती है, 60 में से 30 से ज्यादा मैतेई के विधायक हैं और मैतेई को लेकर सरकार बनाया जा सकता है, तो उनको कुकी या किसी और की जरूरत नहीं थी। उन्होंने आंख मूंदकर अनहोनी होने दी, कत्लेआम होने दिया, महिलाओं का नग्न परेड होता रहा। हम इसलिए कह रहे हैं होने दिया क्योंकि इस बारे में सारी सूचना विदेश की मीडिया को थी। विदेश की मीडिया ने अपने यहाँ अमेरिका में भी, यूरोपीय यूनियन ने तो संसद में प्रस्ताव पारित करके इस पर चर्चा किया।
के मणिपुर में के हालात पर चिंता व्यक्त की, लेकिन हमारे देश में सब कुछ पता होने के बावजूद एक चुप्पी, एक खामोशी बरती जाती रही है। और इसी चीज की झलक देखने को मिलती है इस फैक्ट फाइंडिंग टीम में, जो पत्रकारों की टीम थी, एडिटर्स गिल्ड की टीम थी। एडिटर्स गिल्ड ने ये बताया कि मणिपुर के हालात क्या थे, कैसे राज्य सरकार पक्षपाती हो गई थी, कैसे मीडिया मैतेई मीडिया हो गई थी। तो ऐसे हालात में कुकी का क्या हो रहा होगा आप समझ सकते हैं। सरकारी हथियार लुटाए जा रहे थे, बल्कि लूटना तो एक टर्म में बताया जा रहा था, सरकारी जो हथियार थे तो वो हथियार मैतेई के हाथों लुटाए जा रहे थे, कत्लेआम हो रहा था, ये सारी चीजें हुई। तो इन चीजों को अगर फैक्ट फाइंडिंग टीम सामने लाती है तो क्या उस पर एफआईआर दर्ज किया जाएगा? फिर इस देश में सच्चाई कैसे सामने आएगी? सच कौन बोलेगा? और हाँ, इसमें राहुल गांधी की भूमिका को जरूर याद करना चाहिए, राजनीति से परे हटके, कि एक ऐसे समय में जब सरकार पक्षपाती हो गई थी, भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ नहीं बोल रहे थे, गृह मंत्री एक दौरा करने के बाद सारी चीजों पर आंख मूंदे हुए थे, प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए थे, तब राहुल गांधी का दौरा मणिपुर में होता है। वो वहां जाते हैं, पीड़ितों में के बीच जाते हैं, शिविरों में जाते हैं, उनके आंसू पोंछते हैं। और ये छोटी मोटी बात नहीं थी, क्योंकि राहुल गांधी के जाने के बाद पूरे देश की मीडिया में ये कवरेज होने लगा, जो इससे पहले तक नहीं हो रहा था। तो राहुल गांधी के मणिपुर जाने के बाद जब कवरेज हुआ तो प्रमुखता आई, और उस वायरल वीडियो ने तो सारा सीन ही बदल दिया। सरकार को बाध्य होना पड़ा, विपक्ष ने कड़ा स्टैंड लिया और पूरी दुनिया के सामने मणिपुर के हालात सामने आए। लेकिन इस पूरे प्रकरण में आज भी सुप्रीम कोर्ट ने अगर दखल नहीं दिया होता तो फिर हम अपने पत्रकारों को जेल में देख रहे होते। हमारे पत्रकार जो फैक्ट फाइंडिंग करने गए थे, जिनका अपना कोई स्वार्थ नहीं था, जो सामाजिक काम कर रहे थे, जो अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहे थे, उनको जेल में भेजने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। लेकिन भला हो सुप्रीम कोर्ट का कि वक्त रहते उन्होंने एक रोक लगा दी है, सरकार को नोटिस देकर पूछा है और एक अनहोनी को टाल दिया है। तो हम ये मान सकते हैं कि हमारा डेमोक्रेटिक ढांचा जो है, तमाम विसंगतियों के बावजूद इसमें कुछ न कुछ चेक एंड बैलेंस ऐसा है, जिस वजह से हम अपने लोकतंत्र को किसी रूप में भी जिंदा रख पा रहे हैं, आगे मजबूत होने की संभावना देख पा रहे हैं। वरना देश का नाम, शहर का और सड़क का नाम बदलते बदलते देश का नाम बदलने की नौबत आ गई है, और एक देश एक चुनाव करने के नाम पर पूरे लोकतंत्र को अपनी मुट्ठी में करने की साजिश भी चल रही है। ये तमाम चीजें हैं, लेकिन फिलहाल हमारी बातचीत इसी विषय पर केंद्रित है कि सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में जो अनहोनी थी उसको रोक दिया है, और इसके हिसाब से हम देखें तो एक बड़ी जीत है संपादकों की, पत्रकारों की, अभिव्यक्ति की आज़ादी की, कि हम अभिव्यक्ति कर सकें, निर्भीक ढंग से कर सकें, निष्पक्ष ढंग से कर सकें। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बहुत अहम है, वरना कल को हम यूट्यूब में भी आपसे बात नहीं कर सकते, तरह तरह के इल्जाम लगाए जा सकते हैं, और बोलना और अभिव्यक्ति सब कुछ ठप हो जा सकता है। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे आग्रह है कि इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बातचीत का जो सिलसिला हम बनाए रखना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, वो भविष्य में भी मजबूत हो। और हम आपकी बातचीत का, आपकी टिप्पणियों का निश्चित रूप से स्वागत करेंगे, और हम उन प्रतिक्रियाओं का भी स्वागत करते हैं जो लगातार दर्शक लिखते हैं, भेजते हैं। और आपका बहुत बहुत आभार ब्रिजमोहन अग्रवाल जी। इसी तरह से प्रतिक्रियाएं आप देते रहें, हम आप तमाम प्रतिक्रियाओं को शामिल भी करेंगे बातचीत में। फिलहाल अभी हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।